बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूं यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे पंजाब में अक्सरियत हासिल करने वाली जमात मुस्लिम लीग नवाज ने सूबे के लिए मरियम नवाज को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा होगा कि किसी सूबे की हुक्मरान एक खातून वज़ीर आला होंगी। मरियम नवाज पहली मरतबा अमली सियासत में आ रही हैं। इससे पहले उन्हें हुक्मरानी का कोई तजुर्बा नहीं है। सियासी पंडित ये समझते हैं कि मरियम नवाज को सूबे के इंतजामो इंसराम के साथ साथ जो चैलेंजेस दरपेश होंगे वो अपनी पार्टी की साख को न सिर्फ बहाल करना बल्कि बेहतर करना भी होगा। यहाँ पे कुछ सवालात जन्म लेते हैं। सवाल यह है कि क्या मरियम नवाज इन चैलेंजेस से नबर्द आजमा हो पाएंगी? दूसरा सवाल, पंजाब में बनने वाली उनकी हुकूमत कितनी मजबूत होगी? क्या वफाक में उनकी जमात की क़यादत में लिए गए सख्त फैसले का असर उनकी कारकर्दगी पर पड़ेगा? नवाज शरीफ और पंजाब के तजुर्बाकार शहबाज शरीफ की सपोर्ट मरियम के लिए कितनी अहम होगी? मजीद सवाल यहाँ पे जहन में ये जन्म लेते हैं कि यूथ के साथ वो कैसे आमांग होगी, क्योंकि बहुत बड़ा बल्ज है यूथ का। पीटीआई से उनकी हुकूमत को क्या खतरा लाक हो सकता है? और जो बेंचमार्क शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में जो पंजाब में वो वज़ीर आला थे सेट किए थे, उनके लिए मरियम नवाज के लिए कितना बड़ा वो चैलेंज होंगे, उनको अबूर करना या उसके मुताबिक परफॉर्मेंस को लेकर जाना? ये कुछ सवालात हैं जो आज के पहले मौजू में हम अपने पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज में शनीला अम्मार साहिबा ने, डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ने स्काइप के जरिए हमारा साथ दे रहे हैं मोहम्मद नौशाद अली साहब, और लाहौर स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आगा इकरार हारून साहब और सज्जाद अनवर साहब। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। सवाल होगा पहला शनीला साहिबा आपसे। पंजाब में मरियम नवाज की बासियत वज़ीर आला नामजदगी क्या सूबे में नून लीग की मकबूलियत का ये बायस बनेगी, और चैलेंजेस क्या क्या होंगे? योर टेक। यासिर, वो सूबे में मरियम नवाज सूबे में पंजाब में मकबूलियत का बायस बन चुकी हुई हैं। देखिए, आप जिस वक्त उनके फादर जेल के अंदर थे, मियां नवाशी साहब, शबाशी साहब जेल में थे, हमजा शबाशी जेल में थे, तो पार्टी की जो मुर्दा हो चुकी हुई थी उसके अंदर जान किसने डाली थी? ये तो पार्टी की बात करें, जब वो वज़ीर आला के ओहदे पे फाइज होंगी तो उस टाइम तो उनका रोल डाली। वो जब वहां पे कोई ज़िमनी इंतखाब होता था पीटीआई के दौर के अंदर, तो हर एमएनए एमपीए की ख्वाहिश होती थी कि मरियम नवाज वहां पे आए और आके जलसा करे, और वहां से वो जीतते भी थे। अब मरियम नवाज आ रही है सूबे के अंदर, उनको ट्रेनिंग करने के लिए उनके वालिद साहब उनके साथ मौजूद हैं, जो 3 दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जो वजीर आला भी रहे हैं, उनके चचा जो 2 दफा वजीर आला रहे हैं, जो 1 दफा वहां प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, और अब दूसरी दफा भी प्राइम मिनिस्टर के वो उम्मीदवार हैं। तो मरियम नवाज के साथ एक तो वो लेगेसी आ रही है जो उनको गाइड करेगी। उसके अलावा मरियम नवाज खुद बहुत करेजियस हैं, उन यूथ के अंदर पॉपुलर हैं, उनका एक क्लियर विजन है। और कल जब उन्होंने बात की थी, आप ये देखें कौन सा ऐसा शोबा था जिसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की। यानी कि वो जब जिस दिन से उनको नामजद किया गया, वो मीटिंग्स कर रही हैं, लोगों के साथ मिल रही हैं, उनको पंजाब के वो तमाम तूलो अर्ज में जाके उन्होंने कैंपेन चलाई है, उनको हर जगह के प्रॉब्लम पता थे। इसी वजह से उन्होंने हर चीज पे बात की कि हम पंजाब में ये काम भी करेंगे। सबसे पहले देखें ना, आईटी सिटीज वो कह रही है हमने बनानी है। हम बार बार बात ये करते हैं कि जो हमारी यूथ है उसको इंगेज करें। यूथ को आपने कैसे इंगेज करना? आप आईटी सिटीज जो बना रहे हैं उसके अंदर आप यूथ को जॉब क्रिएट करेंगे। यूथ को इंगेज करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि आप उनके लिए जॉब्स क्रिएट करें। जब आप यूथ के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे तो फिर जो उनको एहसास महरूमी होता है वो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर खत्म होगा। तो ये उनको कर रही हैं। उसके अलावा वो अपनी यंग टीम लेके आ रही हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स जो ला रही हैं वो भी वो यंग लाएंगी, जो एमपीएस हैं जिनके वो पार्टी के अंदर लेके आएंगी वो उनको भी यंग टीम लेके आएंगी, और जितनी वो यंग टीम लेके आएंगी वो उतनी ही कामयाब रहेंगी। क्योंकि जो आपकी इस वक्त जो यूथ है, तो यहाँ पे ज़िम्मी सवाल ले लेंगे, टीम भी यंग होगी और वज़ीर आला भी ना तजुर्बाकार हैं, पहली मरतबा आई हैं, तो ये फिर कितना बड़ा एक इंतजामी चैलेंज भी इनके लिए बन सकता है? क्योंकि उस्मान गुजार को तो सबने देख लिया था, लेकिन मरियम के साथ उसके वालिद मौजूद हैं। यंग टीम में इसलिए कह रही हूँ कि देखें, आपने अब आप भी खुद कह रहे हैं कि यूथ को एंगेज करना है, तो यूथ को वही लोग एंगेज कर सकते हैं जो यूथ के प्रॉब्लम समझते हैं, जिनको ये पता है कि यूथ को इस वक्त क्या चाहिए। तो आपने नए चेहरे तो लाने, मरियम बिल्कुल भी सारे यंग फेस नहीं लाएगी, जाहिर है एक मिक्स होगा ना, उसके अंदर यंग आपके मिनिस्टर्स भी होंगे और उसमें सीजन मिनिस्टर भी होंगे। इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स में भी उनके साथ यंग लोग भी होंगे और उनके साथ सीनियर लोग भी होंगे, उनका एक मिक्स एंड मैच होगा। लेकिन
मैं ये कह रही हूँ कि उनको यूथ को ज्यादा से ज्यादा ठीक है। इंगेज करना चाहिए, अपनी पार्टी के अंदर लेके आने चाहिए, क्योंकि वो खुद जो यूथ होती है उसका विजन बड़ा क्लियर होता है। बाकी उनका जो एजेंडा है वो सबके सामने जो है। clear कर 5 दिया। साल देखें, हमें उनको आते साथ ही ये बात नहीं कह देनी चाहिए वो ना तजर्बाकार हैं, वो कुछ नहीं कर सकेंगी। बेनजीर जब आई थी 1988 में, वो किसी मुल्क में हुकूमत करके नहीं आई थी, उन्होंने कोई सूबा नहीं चलाया हुआ था, और उनके साथ उनके वालिद की कोई लेकिन साथ आप वालिद देखें ना, भी वो नहीं थे हुकूमत गाइड कैसे करने रही। के लिए, वालिद भी नहीं थे गाइड करने के लिए, लेकिन वो आई आके वजीर आजम वो बनी थी इस मुल्क की। बनी तो थी, लेकिन वो चला कितना अरसे, वो ये तो बात सवाल भी नहीं पैदा होता। वो देखें, वो आपको भी पता है कि इस मुल्क में 90 की दहाई के अंदर क्या होता रहा, उसमें ठीक। आप बेनजीर को नहीं वो डाल रिपीट सकते। नहीं होगी। वो चीजें रिपीट नहीं ठीक। होंगी। मरियम बड़ी मजबूत हुकूमत लेके आ रही है, क्योंकि उसके 200 से ये ऊपर आपने एक लोग पॉइंट उसके जो साथ किया है ना मजबूत वाली, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ लेके जाऊंगा, ये फरमाइएगा कि मजबूत की जहां तक बात है, तो इससे पहले हमने जो हुकूमत देखी हमजा शहबाज शरीफ साहब, जिसमें कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए वज़ीर आला भी बने, उन्हें नंबर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से जब वो ज़िमनी इंतखाब हुए तो उसके बाद फिर उनकी हुकूमत जो है जाना पड़ गया। तो एक नंबर गेम में तो अगर हम जाएं तो नंबर गेम में तो इनकी मजबूती बनती है, यानी 137 इन्होंने हासिल किए। इसके बाद जो है 19 के करीब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उसमें शामिल हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने भी 10 उनके उम्मीदवार हैं वो होंगे, PMLQ के भी होंगे, तो नंबर वाला इशू तो कोई नहीं बनता ऐसे आ रहा। लेकिन सियासत ये बताइएगा कि जो PTI है इट्स, लेकिन उसकी भी एक बड़ी तादाद है वहाँ पे, PTI बैक जो आज़ाद लोग हैं वहाँ पे 110 के करीब वो लोग हैं, या उससे कुछ कम भी हो सकते हैं। तो उनकी तरफ से कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है मरियम नवाज के लिए जब वो वजारत आला के मनसब पर फायज होंगी और अपना काम शुरू करेंगी? अच्छा यासिर, आज बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है और आप जी। भी लगता है काफ़ी तैयारी करके आए हैं। मरियम को नॉर्मली लोगों ने तकरीर करते हुए देखा है ना, आपने भी, मैंने, हम सब ने। मुझे इत्तेफाकन उनसे एक गुफ्तगू में, यानी 3-4 लोग जिसमें थे, चौधरी निसार थे, प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, 1-2 और लोग थे, बहुत ही क्लोज़ ऐसी मीटिंग थी, बहुत ही हसास मौजू पर, उसमें मुझे बैठने का मौका मिला है। और आपको पता है कि हसास मौज़ूआत पर एक पब्लिक लीडर और ख़ास तौर पर ना तजर्बाकार हो तो उसका क्या रिएक्शन हो सकता है। आपने बानी PTI का तर्ज अमल देखा हुआ है। मैंने उस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए जितने पेशेंस के साथ और जितनी गहराई के साथ मैंने उन्हें पाया, मैं उस दिन, यानी ये बात होगी कम से कम 6-7 साल पुरानी, तो मेरी समझ में आया कि ये बीबी जो है ये सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी नहीं है, ये रियासत और सियासत के मामलात को अपने तौर पे समझती है। तो इनफरादी हैसियत भी आप कह रहे हैं। इसके अंदर वो गहराई मौजूद है जो किसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए होती है, नंबर 1। नंबर 2, हम ये कहें कि वो तजर्बाकार, ना तजर्बाकार का आपने टर्म इस्तेमाल की, तो ना तजर्बाकार की एक टर्म है उस्मान बुज़दार के लिए, है ना। उस्मान बुज़दार जब एक दफ़ा सामने आया मीडिया के, तो किसी ने उसके कान में लुकमा दिया, तो मीडिया वाले, ये क्या हो रहा है, मैं आले ना तजर्बाकार है ना, तजर्बा आ जाए तो फिर कोई हो जैसी गल। तो एक तो ये तर्ज अमल है, तो उसके मुकाबले में आप देखें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो एक बात, और दूसरी जो बात अभी कही गई वो ये है कि रियासत को समझने के लिए आदमी की विजडम का होना ज़रूरी है, मामलात का होना ज़रूरी है, जो बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन उसके साथ अगर आपको पहले से तजर्बा भी साथ मिल जाए, आपकी विजडम के साथ तजर्बा, तो फिर जो है वो दुआदशाह हो आप जाता है। कह रहे हैं कि चचा और वालिद का जो तजुर्बा है उन्हें उस ना तजुर्बाकारी के नुकसानात से बता सकता है, जो कि उस्मान बुज़दार ने। मैं गुजारिश करता हूं कि ना तजर्बाकारी की टर्म मरियम के लिए इस्तेमाल करना दरअसल ज्यादती है, ये दुरुस्त बात नहीं इससे है। पहले उन्होंने हुक्मरानी नहीं की ना, नहीं, सवाल तो ये है, बात तो ये हो रही है। देखिए, अब इसका कंपैरिजन अभी बेनज़ीर के साथ हुआ। बेनज़ीर को जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद ने तैयार किया, वो उनको लेके गए इंडिया और शिमला मुआहदे में शरीक रही वो उस सारे प्रोसेस में। इसी तरह से वो दुनिया भर का सफ़र करती रही, ठीक, और उन्होंने सियासत को, रियासत को देखा, मुताला किया, और वो विजडम उनके साथ चली। ये जो लेकिन उनका तजुर्बा, ये जो 18 वज़ीर-ए-आज़म बनी, ये जो 18 महीने की बात आपने कही कि ये इतने महीने की हुकूमत है और ये 22 महीने की हुकूमत है, जी।
क्या आप जानते हैं कि बेनज़ीर की वजह से वो खत्म हो गया या उसकी वजूहात कुछ और थी? उसकी वजूहात वही थी जिन वजूहात की वजह से 4 साल के बाद नवाज शरीफ को निकलना पड़ा, या इससे पहले बार बार नवाज शरीफ को निकलना पड़ा। तो उन चीजों को हटाए। दूसरी आखिरी आपके सवाल का नुकता रह गया कि पीटीआई वहां मौजूद होगी, क्या प्रॉब्लम होगा? देखिए, पीटीआई अब तक की मेरी जो मैंने पीटीआई को सुना, उनकी गुफ्तगू, उनके अज़ाइम मेरी समझ में आए, तो वो कोई एक तरीके एक होती है अपोजिशन और वायलेंट अपोजिशन। असल में वो ये दोनों काम नहीं करने जा रहे, वो फसाद करने का इरादा है। वो कहते हैं कि हमने इनको ना असेंबली चलाने देनी है ना हुकूमत चलाने देनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चैलेंज होगा मरियम के लिए, लेकिन मरियम पॉइंट आ गया सर, मुझे मूव करना है डॉक्टर मलिक साहब की तरफ। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अगर पंजाब में परफॉर्मेंस को देखा जाए या उसके बेंचमार्क को देखा जाए, जो उनका अपना चचा का बेंचमार्क सेट करता है, इसके अलावा उस्मान बुज़दार के साथ उस तरह मुकाबला नहीं किया जा सकता। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ये कहा जा सकता है कि उनके दौरे हुकूमत में थोड़ा टफ टाइम नून की जो तर्ज हुक्मरानी है उसको मिला, लेकिन अब जो मरियम नवाज के सामने जो बेंचमार्क होगा वो कौन कौन से बेंचमार्क्स होंगे जिन्हें उन्हें अचीव करना होगा? क्योंकि बड़ा सूबा है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं और चैलेंजेस बड़े हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जब भी कोई खातून किसी मनसब पे फायज होती है तो मेरे लिए ज़ाती तौर पे बड़ी तस्कीन का बायस हो। कोई औरत स्पीकर बने, कोई औरत हमारी अफवाज पाकिस्तान में किसी बड़े मनसब पे बड़े जनरल ज़ोरा निगार हैं, और कोई और इसी तरह एयर स्पेस में कामयाबी हासिल करे, पायलट बने, खातून वाइस चांसलर बने, तो ये पंजाब में एक नई रवायत हम देख रहे हैं और ये इस लिहाज से खुश आइंद है। उनके सामने उनका अपना बेंचमार्क, मैं नहीं समझता कि कंपटीशन है, और वो चैलेंजेस उन्हें हमेशा से बड़े मिले जो फैमिली के अंदर उन बड़े होते हुए भी उन्हें उठाने पड़े जब उनके वालिद पाबंद सलासिल गए। इस वक्त भी एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि मुस्लिम लीग नून को जदीद पैमानों पे इस्तवार करना है और गवर्नेंस का जो मेयार माजी में था उसे बुलंद करना है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ का पिछला हम टेन्योर देखते हैं तो दो चीज़ें मोहतरमा मरियम नवाज़ ने की। एक तो जो सोशल मीडिया में पार्टी रवायती तरीके से बड़ी कमज़ोर थी, उन्होंने एक नई टीम और कैपेसिटी बिल्ड की और नई टीम को खड़ा किया। दूसरा, निस्बतन नए और कैपेबल और नौजवान टीम उन्होंने पैरेलल खड़ी की और फिर तंजीम को भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया हर डिस्ट्रिक्ट में। वो काम फिर रुक गया, कुछ ऐसे क्राइसिस थे, तो अब फिर ज़रूरत है कि इसको बड़े पैमाने पे की जाए। जहाँ तक गवर्नेंस की बात है, कुछ चीज़ें मेरे ज़ाती इल्म में हैं, उन्होंने इस बात का बरमला इज़हार किया है कि वो अंकल्स को कैबिनेट में नहीं बल्कि उन लोगों को, नौजवानों को लिखना चाहती हैं कि जिनसे वो एक टास्क डिलीवरी दे सकें, और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें कही हैं वो गैर रवायती हैं और उसमें मुझे 2-3 चीज़ें नज़र आ रही। एक तो उन्हें पता है कि अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का वर्ड सुनते हैं, फिर क्लाइमेट चेंज से वो आगाह है, फिर तीसरा उन्होंने काफ़ी बात भी की है ख़वातीन की जो हालत इज़हार बेहतर बनाने के लिए नर्सिंग से लेके ये। तो मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम देखते हैं कि उस्मान बुज़दार के वक्त एक सूबे ने सफ़र किया। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनके साथ एक नौजवानों की टीम भी है, और मरियम औरंगज़ेब आप देख लें, क्लाइमेट चेंज में उनकी डिग्री है, डेवलपमेंट इकनॉमिक्स में ये डिसाइड उन्होंने किया है कि वो लाहौर में रहेंगी। फिर उसके साथ एक जो बहुत बड़ी एक चीज़ जो मीडिया की निगाह से ओझल है, उनका बेटा जो जुनेद सफ्तर है वो आला तालीम याफ्ता है, नौजवान है, और उसकी हायर एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान के मसाइल पे पिछले 5 साल से बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और उसकी वाइड अट्रैक्शन है। तो जहाँ मियाँ नवाज़ शरीफ का ये शहनीला ने बताया, दुरुस्त बताया। एक तो हम ये कहते हैं कि तजर्बा जो आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं, वो बिलावल हों, वो मोनस इलाही हों, वो मरियम नवाज़, उन्होंने घर में भी गवर्नेंस के चैलेंजेस देखे होते हैं, वो उनकी उसका हिस्सा होता है तरबियत का। दूसरा, उनका जो प्लस पॉइंट होगा कि एक तरफ उनका बेटा जो जुनेद सफ्तर है वो उन्हें गाइड करेगा, वो पीछे रह के, और दूसरी तरफ जो मियाँ नवाज़ शरीफ का तजर्बा है उनके साथ वो रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पंजाब पे फोकस है और ये एक अच्छा डिसीजन इसलिए मुस्लिम लीग नून के हवाले से। अगर हमजा मैं लाहौर लेके चलता हूँ जरा सिजाद साहब आपको उसमें शामिल करेंगे। ये फरमाइएगा कि लाहौर में क्या वाइब्स हैं कि जो इश्यूज हैं खासतौर पे पंजाब से रिलेटेड, गवर्नेंस के मसाइल हों, सियासी मसाइल हों, समाजी हों, माशी हों,
किस कदर मरियम नवाज साहिबा जो है उनसे आगाह हैं, और वो जो कैबिनेट अपनी फॉर्म करने जा रही हैं, कल उनकी पार्लिमानी कमेटी का जो पार्टी है उसका इजलास भी सुबह है, उसके बाद फिर कल कौमी जो सूबाई असम्बली उसका इजलास भी होगा, तो क्या कुछ नाम सामने आ रहे हैं, आपके पास खबर क्या है इस हवाले से? यासर साहब, पहली बात तो ये है कि मैं लाहौर में ये देख रहा हूँ कि मरियम साहबा को जो पंजाब मिल रहा है, ये पंजाब वो नहीं है पंजाब जिसके वज़ीर आला उनके फादर मियाँ नवाज शरीफ बने थे 85 में। ना ये वो पंजाब वो है जो 2018 से पहले वाला, जहाँ मरियम ने एक बहुत बड़ा यानी अपने फादर की मियाँ नवाज शरीफ के जेल जाने के बाद एक मोमेंटम बनाया, अपनी पार्टी को ज़िमनी इलेक्शन जितवाए। ये 2024 है और 2024 में पंजाब जो है ये वो जो वायरल पॉलिटिकल एक इन्फेक्शन है, उसका जो वायरस है वो काफ़ी हद तक पंजाब में फैल चुका है इस वक्त ना। तो मरियम साहबा का सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होगा, मैं समझता हूँ कि जो नौजवान है पंजाब का, जो कि जिसको एक नाराज और एहतजाजी बना दिया गया है, उसको रिस्पॉन्सिबल नौजवान बनाना है और जिम्मेदार बनाना है और उसको एम्पावर करना है। वो कैसे करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये चैलेंज ना तो शहबाज शरीफ साहब के पास था, ना ये नवाज शरीफ साहब के पास था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो हम तजर्बाकारी की बात करते हैं या ना तजर्बाकारी की, देखें गवर्नेंस या स्टेट क्राफ्ट जो होता है ना, वो उसकी प्रैक्टिस जब आप उस पोजीशन पे आते हैं तो तब ही आप उसको सीखते हैं। उससे पहले कोई आपके पास इंटर्नशिप उस तरह की अवेलेबल नहीं है। लेकिन मरियम साहबा ने तो इंटर्नशिप्स की हुई हैं, मैं समझता हूँ। देखें, एक मिसाल है बुजदार की, जिसने पंजाब को चलाया था मियाँ शहबाज शरीफ के बाद, और एक मिसाल अभी 1 साल की है मोहसिन नकवी साहब की। मोहसिन नकवी साहब का कोई सियासी पस मंज़र नहीं था, वो एक टीवी चैनल चला रहे थे, लेकिन उनके बारे में 1 साल के बाद यहाँ पे लाहौर में और पंजाब में एक वाइब क्रिएट हुई कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अगर वो सियासतदान होते तो वो किसी हद तक पॉपुलर भी होते। तो बेसिकली अब ये जो वो जो म्यार था ना शहबाज शरीफ साहब का, उससे 2.0 इनको ऊपर 2.0 ऊपर आना पड़ेगा। अगला एक यानी मरहला होगा मरियम साहबा का, और जो मॉडर्न गवर्नेंस है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। ये जो आईटीज की उन्होंने बात की, आईटी सिटीज की, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन हमारे पास इस रीजन में एक एग्जाम्पल है केजरीवाल की। केजरीवाल ने बड़ी चीज़ों में गवर्नेंस जो है वो 1 विंडो ऑपरेशन बना दिया, और उन्होंने अपने लोगों को जिस तरह की सहूलियात दी हैं केजरीवाल ने दिल्ली की स्टेट के लोगों को, मैं समझता हूं कि मरियम साहबा को चाहिए कि वो ये जो चैलेंज है, जिसको हम बार बार चैलेंज कहते हैं, और नो डाउट कि उनका एक मुकाबला है यहाँ पे अपोजिशन के साथ, अगरचे असेंबली में उनकी इतनी बड़ी तादाद नहीं होगी, लेकिन अदरवाइज काफ़ी बड़ा एक चैलेंज होगा यहाँ पे पीटीआई के सामने एक गवर्नेंस का ऐसा म्यार कायम करना कि लोग जो हैं वापस मुस्लिम लीग नून की तरफ उसी तरह आ जाएं जो 2018 से पहले की उनकी मकबूलियत थी। तो मेरा ख्याल है कि चैलेंज ठीक पॉइंट आ गया आपका। शाह साहब, आपको शामिल करना है इसमें, ये फरमाइएगा कि जो इस वक्त शुजात साहब ने बात की कि मामलात या हालात बहुत चेंज्ड हैं उस वक्त से कि जब शहबाज शरीफ साहब हुक्मरान थे पंजाब के अंदर, या उनके वालिद नवाज शरीफ साहब हुक्मरान थे। अब नए चैलेंजेस के साथ, और बिलखुसूस जब यूथ जो है वो इतनी बड़ी तादाद में है और एक मुख्तलिफ नजरिया भी यूथ रखती है, जो कि उसने अपनी बैलेट बॉक्स के जरिए वोट डाल के बता दिया, तो ऐसे में जो चैलेंजेस सामने आ सकते हैं, मरियम साहिबा उस पर कैसे नबरदस्बा उससे होंगी? उनके लिए कितने बड़े चैलेंजेस हैं? एक तो गवर्नेंस का है और दूसरा सियासी तौर पर। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं आपको बताऊं कि ये सज्जाद साहब की बात दुरुस्त है कि जो शहबाज स्पीड और उसके बाद मोहसिन स्पीड, ये एक चैलेंज है, ये एक बेंचमार्क है जिससे उन्हें ऊपर उठना पड़ेगा। ये बाकी तो जो कंपैरिजन ड्रॉ ही नहीं किया जा सकता, जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं, कोई बुजदार साहब हों या चौधरी परवेज लाई साहब हों, ये अब पीछे रह गया मामला। देखिए, मरियम नवाज जब से लाहौर में डेरे उन्होंने डाले थे, कुछ मामलात ऐसे थे जिन्हें मैं ऑब्जर्व कर रहा था
जैसा कि मिसाल के तौर पर मुस्लिम लीग नून के अंदर एमएसएफ जो है उसका वजूद जो है वो काफी अरसे से डोरमेंट था, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने आकर एमएसएफ को एक्टिव करना शुरू कर दिया, उनके जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकातें शुरू कर दी और उन्होंने यहां पर जो यूथ की टीम अपनी डेवलप की है वो उसके जरिए उन्होंने बहुत सारा डेटा इकट्ठा करवाया है और डेटा इकट्ठा करने के बाद लोगों के ट्रेंड्स, लोगों की तौर तरीका, वहां का रहन सहन और इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डेटा इकट्ठा करना का मकसद ये था कि वो आइंदा इस सूबे की डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही हैं। और उन्होंने जितनी भी मुलाकातें यहां की हैं या जिन लोगों को वो अपने साथ उन्होंने जोड़ रखा है, वो सारी की सारी टीम जो है वो इस सूबे की डिजिटाइजेशन की तरफ जाने के लिए बनाई गई है और उसमें जो स्पेशल टारगेट है वो यूथ है और क्लाइमेट चेंज है। ये दो एरिया से हैं जिस पर मरियम नवाज ने फोकस कर रखा है। और अब जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है कि जब वो वजारत आला का हलफ उठाएंगी, पहली बात तो यह कि वो पहली खातून वजीर आला होंगी, अगरचे भारत में 16 के करीब जो वज़राए आला खवातीन रही हैं, लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा आसानी ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब की जो चुनी हुई ब्यूरोक्रेसी है वो इस वक्त सपोर्ट दे सकती है। और दूसरी बात यह है कि जो नंबर इस वक्त मौजूद है पंजाब असेंबली में वो कंफर्टेबल नंबर है। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। मुझे आगा साहब को इसमें इन्वॉल्व करना है। आगा साहब ये फरमाइएगा कि एक जमात जो है मुस्लिम लीग नवाज का एक विंग जो है यकीनन वो सूबे के अंदर अपनी कारकर्दगी दिखाएगा मरियम साहिबा की सरबराही के अंदर, और एक उनका जाहिर सी बात है वो विफाक के अंदर मौजूद होगा जो इस तरह के अमल के साथ काम करेगा। अब विफाक में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि IMF के साथ जब डील में जाएंगे तो बड़े और सख्त फैसले लिए जाएंगे, और ये फरमाइएगा कि उन सख्त फैसलों का असर मरियम साहिबा की कारकर्दगी पर भी पड़ सकता है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी पड़ सकता है, और जो एफर्ट वो करेंगी सूबे में अपनी पार्टी की साख को बेहतर करने में, वो किस हद तक मुतासिर हो सकता है। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात है जब आपने IMF की बात की है तो कितने दुख की बात है कि आज वही जो पार्टी जो पाकिस्तान में हमेशा अनारकी फैलाना चाहती है, उसने आज अनाउंसमेंट किया कि जी हम IMF को लेटर लिख रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान को कर्जा ही ना दें। आप ये देखें कि उस पार्टी के उस माइंडसेट के साथ मरियम नवाज साहिबा को डील करना पड़ेगा पंजाब में, जहां पे उनकी तादाद 100 से ज्यादा है। तो आप वो अनार्किस्ट लेवल आप दिमाग में रखें उन लोगों का, और फिर आप देखें 100 आदमी से प्लस बहुत बड़ी ऑपोजिशन होगी पंजाब में और उनको वो फेस करना पड़ेगी। जहां तक बात है कि पंजाब का जो इम्पैक्ट आएगा वो दोनों चीजों में आएगा। जहां अगर आप कह सकते हैं कि जो चीजों की कीमतें बस तो जितनी बढ़ाई जा सकती थी वो बढ़ा दी गई हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत बढ़ानी पड़ी तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा। लेकिन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो अब जो मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पंजाब के, वो भी आपको फेडरेशन ने ही देने होते हैं। अच्छा, अब मैं काम कर रहा था और मैं बहुत परेशान कुन हालत सामने आई कि PTI ने जो सबसे ज्यादा तबाही मचाई है वो पंजाब के हेल्थ सेक्टर में मचाई है, जो अभी अब हम लोगों को ना नजर नहीं आ रही थी। जी सही है। 3-4 दिनों से हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहा हूं। आप अंदाजा लगाइए कि जो इन्होंने काम शुरू किया ना, ये हेल्थ कार्ड का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैसे देने का, ठीक। हालत ये है पंजाब की कि एक हॉस्पिटल जो है उसकी जो आबादी है वो 6,66,000 लोगों को एक हॉस्पिटल, पंजाब का गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है कैटर कर रहे हैं। पंजाब में टोटल 88 तहसील लेवल के हॉस्पिटल है, 34 डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल है और 23 टीचिंग हॉस्पिटल है। ये है हालात पंजाब की। तो टास्क के हेल्थ सेक्टर के अंदर, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। मुझे दूसरे मौजू की जानिब बढ़ना है, वक्त कम है, मुझे दूसरे मौजू की जानिब बढ़ना है, और दूसरे मौजू में हम बात करेंगे जनाब की उम्मीद की जा रही थी कि जो आम इंतखाबात हैं उनके बाद जो मामलात हैं, ख़ास तौर पे जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें कुछ कमी वाक़ होगी, लेकिन जैसे ही आम इंतखाबात हुए लग यही रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बयानात सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि ना हम हुकूमत खुद करेंगे और ना जो बनने वाली हुकूमत है उसको हम चलने देंगे। उनका ये बयानिया है, वो ये बयानिया सामने लेकर आए हैं। तो ऐसे में
जो चैलेंजेस दरपेश हैं, चाहे वो माशी चैलेंजेस हों, समाजी चैलेंजेस हों, सियासी चैलेंजेस हों, खारजा महाज के ऊपर चैलेंजेस हैं, उसको जो बनने वाली हुकूमत है उसे कैसे नबरदज़मा हो सकती है। और उसके साथ साथ दूसरी जो बात बनती है वो ये कि जिस मिसाक पाकिस्तान के हवाले से अभी लेटेस्ट बात हो रही है, क्या वो मिसाक पाकिस्तान हो पाएगा? क्या वो लोग जो फॉर्म 45 का रोना रो रहे हैं वो असम्बलियों के अंदर बैठकर क्या वो ऐवान में अपनी कारकर्दगी भी दिखाएंगे और साथ साथ जो फॉरम्स हैं जिनके ऊपर फॉर्म 45 को लिया जा सकता है उसके ऊपर भी वो अपना काम करेंगे, या वो फिर दोबारा सड़कों पर आके सड़कों की जो सियासत है वो करेंगे, एहतजाजी सियासत करेंगे? इस पर बात करेंगे। शर्लीला साहब, आपसे सवाल होगा, मुल्क में बेहतर गवर्नेंस और इस्तेहकाम के लिए मखलूत हुकूमत और दीगर स्टेक होल्डर सियासी दर्जा हरारत को कम करने में क्या कामयाब हो पाएंगे, गिवन जो स्टेटमेंट्स पीटीआई की जानिब से आ रही हैं? यहाँ से देखें, जो मखलूत हुकूमत में जमाते हैं उनकी जो सियासत से बता इलेक्शन से पहले जो सियासत थी, जाहिर है वो अपनी अपने मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे और सियासी बयानबाजी भी हो रही थी। लेकिन इलेक्शन के बाद हमने देखा कि कोई बयानबाजी नहीं हो रही, वो एक टेबल पे बैठे, उन्होंने आपस में मुज़ाकरात के एक एग्रीमेंट उनके दरमियान हुआ है और उसके बाद वो हुकूमत मरकज में और सूबों में बनाने के लिए जा रहे हैं। जो एक पार्टी है जिसके बारे में आप बात करें पीटीआई की, देखें वो अगर आप ये समझेंगे कि वो सियासी दर्जा हरारत को कम कर देगी, वो नहीं करेगी, क्योंकि उनकी सियासत ही इंतशार और फसादात पे मबनी है। 2013 में देख लें, वो हार गए थे, हारने के बाद वो धरना देते रहे, सड़कों के ऊपर रहे, उन्हीं की फरमाइश के ऊपर जुडिशल कमीशन बना, उस कमीशन की आई कि हमें कोई ऐसी धांधली के नहीं मिले एविडेंस के, बड़ी प्लान धांधली हुई जिसकी वजह से एक जमात को जितवाएगा। लेकिन 35 उन्होंने पंक्चर की बात आपको 35 पंक्चर तो बाद में उन्होंने कह दिया था ना कि मेरा सियासी बयान है, वो तो उन्होंने खुद ही मान लिया था कि सियासी बयान है। लेकिन जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें भी ये बात है कि कहीं कहीं इरेगुलरिटीज हुई, और जाहिर है जब आप इतना बड़ा इलेक्शन मैनेज करते हो तो कहीं ना कहीं बेकायदगियां हो जाती हैं, लेकिन उनको प्लान रिगिंग नहीं थी, उन्होंने इस बात को नहीं माना था। वो फिर सड़कों पे रहे थे, धांधली का इल्जाम लगाते रहे थे। 2018 में उनकी अपनी हुकूमत आ गई तो फिर भी वो ओपोजिशन का किरदार अदा करते रहे थे कि इसको जेल में डाल दो, इसका एसी उतार दो, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी बंदूक की शिस्त पे। इसके अलावा वो कोई और बात करते ही नहीं थे, ना मुफाहमत की, मतलब कि वो वजीर आजम हो के कभी उन्होंने ओपोजिशन लीडर से पार्लियामेंट में आके हाथ नहीं मिलाया था। तो उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती। बल्कि आप ये देखें, जब वो जा रहे थे तहरीक अदम एतमाद के जरिए तो उन्होंने IMF की डील को खत्म किया, उसके बाद उनके लोगों IMF डील को खत्म कर दिया, फिर वो IMF को लेटर लिखने लगे कि इस हुकूमत को ना दें, तो आप उनसे क्या तवक्को कर सकते हैं? मैंडेट को तस्लीम किया जाएगा डॉक्टर साहब? अच्छा, शुक्रिया, आपने मुख्तसर सवाल किया, लेकिन मैं अभी 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 की डेवलपमेंट आपको बता रहा हूँ कि बानी PTI ने IMF को खत लिखा है कि हमारे साथ बड़ा जुल्म लिख दिया है, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है और पाकिस्तान को उस वक्त तक, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते और हम मुतमईन नहीं हो जाते, पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। अब जो आप सवाल कर रहे हैं ये वही सवाल है, मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है और ये डाकू यानी सबूत की बुनियाद पर रहा है कि ये जमात कुछ ख़ास मकासद के लिए लॉन्च हुई यहाँ, और वो मकासद क्या थे? पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पे तबाह करना, और उसकी इब्तिदा उन्होंने इकनॉमिक कॉरिडोर को तबाह करके की। फिर ये पाकिस्तान को किस तरफ ले जाना चाह रहे थे? ये पाकिस्तान को, इनके अपने FBR का जो चेयरमैन शबर जैदी था उसने कहा कि इमरान के दौर में ये पाकिस्तान एक टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर गया था, ये सिर्फ अनाउंस नहीं हुआ था, और ये अच्छा हुआ कि अनाउंस नहीं होगा, लेकिन चाहते ये थे कि अनाउंस हो जाए ताकि पाकिस्तान श्रीलंका भी बने। पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म की इन्होंने बुनियाद कायम की थी, दहशतगर्दों को यहाँ आके इन्होंने ठहराया था, दहशतगर्दों ने इन्हीं के दौर में दहशतगर्दी शुरू कर दी थी, लोगों से भत्ता लेना शुरू कर दिया था, कत्लो गारत गरी शुरू कर दी थी। तो ये खाना जंगी चाहते थे। क्यों चाहते थे? इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक वजह है पाकिस्तान का आइन, जो पाकिस्तान को आइन से महरूम करना चाहते हैं, उसकी नज़रियाती जो उसकी उपज है इसकी वजह से भी, और इस वजह से भी कि एक दफ़ा मुत्तफ़िका आइन बन गया, आगे बनना मुश्किल है, और दूसरी उसकी वजह पाकिस्तान के दिफाई असासों को तबाह करना। ठीक है, अब ये जमात इक़्तिदार में हो या इक़्तिदार में ना हो, इसका एक ही नस्बो लहन है, ये पाकिस्तान को तबाह करने पर तुली हुई है, इस पर नज़र होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर ताहिर नहीं मलिक साहब, फिर बेहतर गवर्नेंस और इस्तेहकाम फिर कैसे आएगा? अगर आते ही, या अभी तो हल्फ भी नहीं लिया और IMF को ख़त लिखने की बातें भी हो रही हैं और सारी चीज़ें, तो फिर ये गवर्नेंस कैसे बेहतर हो पाएगी?
एक तो मैं ये तस्दीक कर दूं, बैरिस्टर अली जफर ने ये कहा है कि अभी मगर लिखा नहीं है फैसला है, फैसला। लेकिन माजी में भी हम देख चुके हैं कि वो जो तैमूर झगड़ा और वो शौकत तरीन साहब जो साबिक वजीर ख़जाना है उनके माबैन गुफ्तगू थी, तो ये जो रविश है इस वक्त ये है कि पाकिस्तान को इकनॉमिकली क्रिपल किया जाए। मैं समझता हूँ कि एक जमात जो है तहरीक इंसाफ, उसके पास एक मौका है, पार्लिमानी सियासत का बाब खुला हुआ है और आपके पास एक सूबाई हुकूमत है। ये वक्त ऐसा भी आया, पिछले में आप देखें तो नून लीग के पास सूबाई हुकूमत भी नहीं थी, पीपल्स पार्टी सिंध तक चली गई और फिर पार्लिमानी सियासत में आपके पास एक स्पेस पैदा हो रही। तो आपको चाहिए कि जब कौमी असम्बली का पहला इजलास हो और हल्फ साजी हो तो अच्छी शुरुआत करनी चाहिए, और अच्छी शुरुआत के लिए पाकिस्तान के अवाम अच्छी खबरें सुनने के मुंतज़िर हैं। वो ये सुनना चाहते हैं कि हमारी मईशत में बेहतरी के आसार है, वो ये सुनना चाहते हैं कि IMF डील कामयाब हो चुकी है, वो ये सुनना चाहते हैं कि माशी पहिया जो है वो दोबारा से चलने के एहसास हैं। उन्हें अगर हम शुरू से ही मायूस को इसमें देंगे खबरें तो फिर ये सियासी निज़ाम के लिए बहुत बुरी बात होगी, सियासी अदम इस्तेहकाम होगा और इसका मलबा सिर्फ एक सियासी जमात पे नहीं गिरेगा, हमारी पूरी रियासत पे सियासी निज़ाम से पे गिरेगा। जी ठीक है, नौशाद साहब आपको शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा कि विफाक में तो चले नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म और साबिक चेयरमैन PTI हैं उनकी हुकूमत चलती हुई, और लेकिन सूबों के अंदर हमने देखा कि इनके पास वक्त भी था, पंजाब के अंदर और KPK के अंदर, वहाँ पे इन्होंने वक्त से पहले असम्बलीज को डिसॉल्व किया और उसके बाद फिर इलेक्शन मांगते रहे। अब क्या उस पूरी एपिसोड से कोई सबक जो है वो PTI हासिल कर पाएगी या दोबारा से उसी चीज़ को रिपीट किया जाएगा, और क्या इनके ऐवानों के अंदर वापस आने के मकासद में ये मकासद हैं कि मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाए या ये मकासद हैं कि मजीद बेसुकूनी पैदा हो? देखिए यासिर, अगर उन्होंने कोई सबक सीखा होता तो वो नजर भी आ जाता। ये हमारे सामने है कि बानी तहरीक जो ये हैं इनके इमरान खान साहब वो साफ लफ्जों में ये कह चुके हैं कि वो ना वो नून लीग के साथ बैठना चाहते हैं, ना वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे, ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ करेंगे। उनके पास जो आजाद अराकीन है, बावजूद इसके कि उनकी तादाद ज्यादा थी और ये एक मौका था उनके पास पार्लिमानी सियासत में, जैसे अभी नईम साहब ने बताया आपको कि अगर पार्लिमानी सियासत करना उनका मकसद होता तो ये नंबर के साथ वो कोशिश करते हैं कि किसी सियासी जमात के साथ फौरन इत्तेहाद कर लें, ताकि एक तो उनके जो मामलात हैं उनमें कोई बेहतरी आना होती, वो बेहतरी आती। लेकिन उनको चूंकि ये बात मालूम थी कि उनके ये मकासद ही नहीं है। आप कह रहे हैं सियासी जमात से मुराद ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात जो जिनके साथ मिलकर हुकूमत तश्कील दे सकते हैं, आप ये बात कर रहे हैं। वैसे इत्तेहाद तो उन्होंने कर दिया ना? नहीं, वो इत्तेहाद का मकसद सिर्फ कोशिश ये है कि वो नशिस्तें बचाई जाएं जो आपकी खवातीन की हैं, वो तो इत्तेहाद उससे मुतल्लिक है, और जिससे इत्तेहाद की है उसके ऊपर भी अभी बहुत सारे डाउट्स हैं। आपको पता है उनसे भी अमेरिका की फंडिंग और इस तरह के मामला उस जमात के सामने भी रहे हैं। सो ये एक फॉरेन फंडिंग का केस अपनी जगह पे, लेकिन देखिए अगर वो रियासत मुखालिफ ना होती या रियासत को नुकसान पहुंचाने वाली जमात ना होती तो वो आज उसे ये कहने की क्या जरूरत थी कि वो IMF को खत लिखकर ये बताएंगे कि यहां उनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। IMF को उन्होंने पहले भी ये इस तरह की कोशिश की थी। क्या उस वक्त IMF ने पाकिस्तान को वो रिलीफ प्रोग्राम नहीं दिया था? क्या पाकिस्तान को अब IMF जब उसके पास जाएगा इसका फायदा IMF को तो जरूर हो सकता है कि उनकी जो शराइत है नेगोशिएशंस की उसमें वो कुछ एडवांटेज लें, लेकिन इसका पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो सकता। तो हर वो जमात जो पाकिस्तान का मुफाद नहीं देख रही, यकीनन वो पाकिस्तान के खिलाफ ही काम कर रही है। खास तौर पर जब हम ये बात करें कि पाकिस्तान जिन माशी हालात से गुजर रहा है, और ये बात हर शख्स को मालूम है कि IMF के पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। मुझे सिजाद साहब को इसमें शामिल करना है। सिजाद साहब फरमाइएगा, जिस मिसाक़े पाकिस्तान के हवाले से कोई बात चल पड़ी है, क्या आपको सिरे लगती हुई महसूस होती है इन हालात के अंदर जो हालात आने से पहले क्रिएट किए जा रहे हैं? देखिए यासिर साहब, बात यह है कि PTI का एक सियासी एक माजी है और वो उसी माजी के अंदर है, उनका बयानिया भी वही है। लेकिन सवाल ये है कि जिनको ट्रेजरी बेंचेस पे अब बैठना है और जिन्होंने इख्तियार और ताकत को इस्तेमाल करना है, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से PTI को डील करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब वो दोनों मिल के
कोई ना कोई सियासी रास्ता निकालेंगे पीटीआई के लिए कि पीटीआई को एंगेज करें और उनको पार्लियामेंट में एक उनके लोगों को स्पेस भी दें और उनकी बात भी सुनी जाए, कमेटीज़ में उनको सुना जाए। लेकिन जो डिस्टेबलाइजेशन की बात करते हैं ना मेरे दोस्त जितने भी, पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन तब तक कामयाब नहीं होती जब तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वार्टर से वो ताकत पीछे से ना मिल रही हो। अगर पाकिस्तान की रियासत समझती है इस वक्त कि हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और हमें एक बेहतर मुआशी मुस्तकबिल की ज़रूरत है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनेगा कोई अदारा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अदलिया हो या दूसरे रेगुलेटर हो, इलेक्शन कमीशन हो, पाकिस्तान के दूसरे अदारे हों, उनको चाहिए कि सियासी मामला जितने भी हैं वो पार्लियामेंट के जिम्मेदारों के सपुर्द कर दें और पार्लियामेंट के जिम्मेदार ही उसको तय करें। तो उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा यानी कि शोर शराबे के बाद स्ट्रीमलाइन हो सकती हैं अगर एक सिस्टम के तहत पाकिस्तान चलेगा तो। लेकिन अगर कुछ लोगों ने साइड बाय साइड उनको सपोर्ट देनी शुरू कर दी तो फिर तो हम डिस्टेबलाइजेशन को नहीं रोक सकते। तो मेरा ये मानना है ज़ाती तौर पे कि आने वाले दिनों में एक हल्ला गुल्ला तो ज़रूर होगा, लेकिन जब पीटीआई को ये पता चलेगा कि पार्लियामेंट के अंदर से ही वो कुछ हासिल कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो बिहेव करेंगे। ठीक पॉइंट आ गया। आगा साहब आपको इन्वॉल्व करूंगे, ऐसे हालात के अंदर फिर ये दोनों जमातें मिलकर एमकेएम के साथ भी मिलकर पीटीआई को कैसे एंगेज कर सकती हैं, और क्या मौजूदा जो चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज माशी है, तो ऐसे में कोई मिसाके मईशत हो सकता है ऐसे हालात में? देखिए, मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है कि आप पीटीआई को कभी भी कोई भी पार्टी इंगेज नहीं कर सकती है, ये मेरी ज़ाती राय है। क्योंकि ये मैं तब भी कहता था जब लोग कह रहे थे कि ये अपना इनके मामला फलानी पार्टी से तय हो जाएंगे या नहीं होंगे। उनका एजेंडा बहुत क्लियर है, वो एजेंडे से हट नहीं सकते और उनका एजेंडा है क्योस पैदा करना, अनारकी पैदा करना। तो वो कैसे इंगेज होंगे? और जैसे कि अभी सजाद भाई ने कहा है कि ये अब स्किल है कि आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है, ये प्रोविंशियल पंजाब की गवर्नमेंट है, वो कितना को मौका देती है पीटीआई को क्योस पैदा करने में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हमें देखनी होगी वो देखनी होगी कि जो नेक्स्ट बजट आएगा वो टारगेट होगा पीटीआई का क्योस के लिए। और जो हालात आपने खुद ही कहा है कि एक पार्टी आईएमएफ को फिर से लेटर लिखना चाह रही है और वो कह रही है कि जी पहले ऑडिट करवाए इलेक्शन का, फिर पाकिस्तान को ट्रांच दे। तो आप देखें कि किस किस्म के हालात में दोनों अपने हुकूमतें बनने जा रही हैं, बल्कि सारी हुकूमतें बनने जा रही हैं। और आखिर में मैं एक बात करूंगा जी, मेरा ज़ाती ये ख्याल ये है कि पीएमएलएन को तजर्बा है, 2014 में जलसा अपना धरना शुरू हुआ था, वो फोकस होके काम करते रहे थे 2017 तक, बल्कि 18 तक। मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन फोकस होके काम करती रहेगी और ज़्यादा जो है वो टेंशन नहीं देगी इस कियोटिक और अनार्किस्ट जो अपना लोग हैं उसके इर्द गिर्द। जी पॉइंट आ गया आपका। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, आपने अनीक नाजी साहब के हवाले से बात करनी थी। जी देखिए, ये गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलम नगार बल्कि दानिश्वर, पॉलिटिकल दानिश्वर अनीक नाजी साहब इंतकाल कर गए। नज़ीर नाजी साहब इंतकाल कर गए। नाजी अनीक साहब, उनके ठीक है। बेटे हैं, तो हम सब उस पर अफसरदा हैं, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। वो एक एतबार से हमारे आइडियल थे। कैसे? देखिए, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास घराने से पैदा हुए, मामूली तालीम थी, इसके बावजूद कौमी उफ़क़ पर, कौमी मंजरनामे पर उनकी आवाज़ का इंतज़ार किया जाता था और जो वो बात कहते थे उससे आपको एक नुक्ता नज़र मिलता था और समझ में आती थी क्या चीज़ है। तो इस तरह के जर्नलिज्म, ये पुरानी जो हमारी रिवायत है ना जर्नलिज्म की, उस रिवायत का हिस्सा थे। आप उनकी राय से, उनके नुक्ता नज़र से इत्तेफाक कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी जर्नलिज्म में जद्दोजहद है, जो उन्होंने काम किया है, वो एक बड़ा काम है। वो एकेडमी ऑफ लेटर्स के भी सरबराह रहे हैं। ठीक है। तो हम सब उनकी वफात पर दुखी हैं, रंजीदा हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। जी ठीक है। आई हैव टू वाइंड अप जी, मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम पैनलिस्ट का। आज के दोनों मौज़ूआत के हवाले से तज्ज़िया आपने जो है मुलाहिज़ा किया। इसके साथ ही प्रोग्राम बाखबर से यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद मैं